रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफ़िर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे साथियों और सभी विद्यार्थियों, आओ जिस मंजिल को पाने के लिए हम दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, उसी की कड़ी में हम जो अभ्यास क्वेश्चनों की जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं अध्याय 5 की, आज उसके क्वेश्चनों को हम आगे और बारी-बारी से सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों का अध्ययन किया जाता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को अपन देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, अचर त्वरण से एक वे में गति करता है, तो किसी समय t पर दी गई शक्ति किसके अनुपाती होगी। तो सबसे पहले विराम अवस्था की बात हो रही है ना। तो आप देखो, विरामावस्था के लिए u का मान हो गया 0, ठीक है। और अपन पूछ रहा है कि ये इसमें इस पिंड की शक्ति t क्या दे रखा है, समय, तो समय की किस घात के समानुपाती होगी। तो अपन को पता है बच्चों, शक्ति क्या होती है, शक्ति p इक्वल टू होती है बल गुणा वेग, ठीक है। तो p बराबर हो गया F डॉट v। अपन को चाहिए v का मान। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से वो क्या होती है बच्चों, v बराबर u प्लस at। तो u का मान तो पहले से 0 है, तो v क्या हो गया आपके पास 80। एक तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं बल। F बराबर क्या होता है ma, जो कि पास का अचर त्वरण दे रखा है, तो ये हो गया। इन दोनों की बात, इसको आप दे दो समीकरण फर्स्ट, बल तथा वेग का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भैया, p बराबर f की वैल्यू हो जाएगी ma इंटू वी की वैल्यू हो जाएगी 80। तो आपके पास p बराबर हो जाएगा ma²t। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पावर p है ये समानुपाती होता है t के प्रथम घात के, है ना। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, देखो देखें, अपने पास ऑप्शन है सेकंड। क्लियर। तो ऑप्शन सेकंड इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लो भैया। एक पिंड एक अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, तो इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती होगा। t समय में विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती होगा। एक पिंड अचर शक्ति से, अचर शक्ति की बात करें मतलब p क्या है, नियत है। तो इसको अगर आप देखें तो एक पिंड है, उसका द्रव्यमान तो क्या होगा, पहले भी और बाद में भी फिक्स ही होगा। तो शक्ति की बात हो रही है, तो सबसे पहले शक्ति क्या है आपकी, नियत है बच्चों, ठीक है। तो अगर विमा की बात करें तो शक्ति की विमा क्या होती है, विमा m1 L2 T-3। तो m1 L2 T-3 ये भी क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। m तो खुद पिंड है, उसका द्रव्यमान फिक्स है, तो L-T-3 नियत हो जाएगा। यहाँ से क्लियर पता लग रहा है 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इधर अगर जाता है डिवाइड में होके तो ये समानुपाती हो गए इसके, ठीक। तो यहाँ से क्योंकि ये अपन को पता लग रहा है L/T, तो नियत यही तो कह रहा है ये बात, ठीक है। तो यहाँ से L² = T³, तो L समानुपाती किसके हो जाएगा, 3/L। क्या है, यही तो तुम्हारा विस्थापन है, क्या है बच्चों, विस्थापन है। तो L सीधा L हो गया, या फिर X मान लो, दोनों का दोनों
टी की घात 3/2 के इक्वल हो गया। टी की घात 2 ऑप्शन में है क्या, चेक करो। 3/2 ये रही। क्लियर, तो इसका भी चला गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11। इसको पढ़ो भाई। किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार जेड अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसका बल ये दे रखा है में घटक के अनुदिश और इस बल के अनुदिश 4 मीटर दूरी तक। तो मतलब आपको एफ दे रखा है और डी दे रखी है। आपको क्या क्या दे दिया बच्चे, आपको बल दे दिया, बल एफ बराबर क्या दे दिया, माइनस के आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये दे दिया। फिर आपको डी दे दिया, बोल रहा जेड एक्स की दिशा में जे, तो 4k हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बोले तो W बराबर एफ डॉट डी। तो यहाँ भी एफ की वैल्यू रख, डॉट 4k, पता ही है ए डॉट बी क्या होगा, ये भी होता है ना। और अगर इनकी वैल्यू भी अगर सेम सेम, यहाँ बताया था आपको आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ 1 और के का अन्य सभी के साथ 0 होता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है बच्चे कि इसके का आई जे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन अगर के का के साथ देखेंगे तो 1, तो ये होगा टोटल मिला के 12 जूल आपके पास कार्य आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन देख लो, मिल गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 आपके एनसीईआरटी में। देखो भैया, आपको बोल रहा है कि किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन संसूचन होता है, जिसमें पहले कण की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, दूसरे कण की 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से त्रिगामी कौन सा होगा, इन चालों का अनुपात भी ज्ञात करो, वो भी दे दिया आपको, दोनों सबके द्रव्यमान भी दे दिया। तो आपको क्या क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या दे दी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड इसको जूल में चेंज कर लो, तो के ई 1/2 MEV का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 × 1.6 × -19 जूल, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से किस में चेंज कर सकते हो, जूल में चेंज कर सकते हो। फिर आपको दे दी क्या, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये तो था इलेक्ट्रॉन, ये था प्रोटॉन, तो 1/2 MP का स्क्वायर जूल हो गया। क्लियर, तो सबसे पहले तो इसमें देख लो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर यहाँ से जो चीज़ समझ में आ रही है वो आपका है एक बार V का स्क्वायर अपॉन 1/2 MP VP का स्क्वायर। तो ये वो आपके पास
10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और ये हुआ 100 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो आपको पता लग रहा है बच्चे, ये पता लग रहा है एम ई वी का स्क्वायर अपॉन एम पी वी पी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/10। तो v अपॉन वी पी के अगर स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 एम पी अपॉन, तो v अपॉन वी पी बराबर हो जाएगा √1/10। क्लियर? अब यहाँ से आगे देखो तो अपन वी ई अपॉन वी पी इक्वल टू रूट के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/10 गुना आपके पास ये चला जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर। हाँ भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो v अपॉन वी पी बराबर जो अपने पास आ रहा है ये आ जाएगा लगभग 13.53। ठीक है, 53 आपके पास मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से पता लग रहा है v का मान 13.53 वीपी होता है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तीव्रगामी होगा। क्लियर? यहाँ तक ये बातें चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी को दिक्कत है? अब क्या पूछ रहा है ये आपसे? अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास जो एनर्जी लेवल था उनका अनुपात ले लिया और इलेक्ट्रॉनों की चाल भी, तो अपन को पता लग गया एक तो इलेक्ट्रॉन क्या है इससे तीव्रगामी होगा। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 हो गए ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, ये क्या है पढ़ो। 2 mm त्रिज्या की बारिश की एक बूंद 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। यह अपनी प्रारंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से तक वायु के शान प्रतिरोधी के कारण घटते त्वरण के साथ गिरती है और अपनी अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है। तो उसके बाद एक समान चाल से गति करती है। वर्षा की बूंद पर इसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्धभागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने में 10 मीटर पर सेकंड हो तो आपको चाल दे दी। संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओ, किया गया कार्य क्या होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो सबसे पहले वर्षा बूंद की त्रिज्या आपको दे रखी है r बराबर जो आपके पास है 2 mm। 2 mm का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ वर्षा जल का घनत्व अपन को पता होता है 10⁻³ kg/m³ होता है। बूंद का द्रव्यमान कितना होगा बच्चे? होगा घनत्व गुणा आयतन। तो m बराबर हो जाएगा रो इंटू आयतन v, और रो कितना आपका था 4/3 इंटू पाई का मतलब है ये, और v कितना आपके पास 2 इंटू 10⁻³ आपके पास टोटल m हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आएगा आपके पास इसका द्रव्यमान आएगा 3.35 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको कैलकुलेट करने पर ये केजी में आपके पास द्रव्यमान मिल गया। तो किया गया कार्य क्या होता है? जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में बोले तो भार इंटू विस्थापन होगा। तो किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा
तो ये हो जाएगा आपका W बराबर MGH। M क्या है 3 × 3 5 × 10⁻⁻5 G क्या है आपके पास 9.8 एंड H क्या है बच्चों इसमें बोल रहा है आधे भाग का, और आधे भाग किसका 500 मीटर का। तो यहाँ पे पहले ये क्या हो जाएगा H आधे भाग नहीं H1 इक्वल टू हो जाएगा H/2। H/2 तो H कितना है 500/2, तो ये हो गया 250 मीटर। तो इसको वापस इसमें पुट कर दो, तो W बराबर हो जाएगा H1, तो ये हो जाएगा 3.35 10⁻⁻5 × 9 8 × 250 मीटर। तो हो जाएगा आपके पास टोटल कार्य, ये आएगा 0.082 जूल। अब संपूर्ण भाग के लिए किया गया कार्य हाँ कार्य। अब बच्चों एक बात बताओ, जो एक भाग के लिए किया गया कार्य होगा वही दोनों भाग के लिए हो जाएगा, तो 2 × W हो जाएगा। तो W टोटल 2 × 0.082 जूल, तो हो जाएगा 0.16 जूल आ गया, ये आ गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, जब बारिश की बूंद धरातल पर पहुंचेगी, यहाँ लिखो, जब वर्षा बूंद धरातल के होगी तब यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे जो कुल उलट जाएगी वो आएगी 1/2M। तो 1/2M तो आपको पता है 3.35 × 10⁻⁻5 × V का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है पहले से बारिश की दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड। तो यह आएगी 1/2 × 3.3 × 10⁻³ सोल्व करोगे 2 × 2, फिर आ गए पॉइंट, ये आ गया 6 13, और ये आ जाएगा आपके पास में बचे कितना 1, तो 17, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 10⁻⁻3। तो इसकी बात करेंगे E बराबर ये हो जाएगा 0.00165 जूल। तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा कुल ऊर्जा माइनस गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये आपके पास है 0.00165 माइनस इसमें से जो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य था ये माइनस कर दो, तो हो जाएगा 0.164, ठीक है 164, ये आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.63, और वो भी किसका नेगेटिव का। ये प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे है क्या, नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो इसको। किसी गैस पात्र में अणु, एक सेकेंड पढ़ो भाई। किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर पर सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है, क्या संवेग संरक्षित है, संगठित प्रत्यास्थ है? तो ये देखना पड़ेगा भाई। अगर आपके पास में देखें तो देखो, संवेग तो हर प्रकार की चाल के अंदर क्या होता है, संरक्षित होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल जाएगा गतिज ऊर्जा पे। अगर गतिज ऊर्जा का मान भी संरक्षित है तो इसका मतलब ये प्रत्यास्थ है, अदरवाइज ये अप्रत्यास्थ है। तो आओ देखते हैं आपको क्या क्या दे दिया। आपको दे दी गैस के अणु की चाल, प्रश्न नंबर 14। आओ गैस के अणु की, तो U बराबर दे दी 200 मीटर पर सेकंड। बाद में बोल रहा है ये कब की है, टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात चाल कितनी जाएगी, V बराबर ये, फिर वो ये, एक तो ये चीज क्लियर होगी। संवेग संरक्षण के अगर नियम से बात करें अपन, तो संवेग संरक्षण के नियम से तो संवेग तो दोनों ही प्रकार के टक्करों में क्या रहता है, संवेग का मान हर प्रकार की टक्कर में संरक्षित रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण की। क्लियर बच्चों? तो टक्कर के पूर्व, टक्कर के पश्चात, अलग अलग निकाल के चेक करो। तो एक बात बताओ, दीवार तो, पात्र की दीवार तो पहले से स्थिर है, तो U2 वाला फैक्टर इसमें काम करेगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जो कुल ये आएगी 1/2 mu का स्क्वायर, और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो 1/2 m स्क्वायर वाला कैसे हो जाएगा, तो E1 बराबर 1/2 कर्ण का तो द्रव्यमान वही था, ये होगी 200 मीटर स्क्वायर। ये जाएगी आपके पास 1/2 m, अगर क्या यहाँ से देखने पर क्लियर पता लग रहा है क्या, E1 इक्वल टू E2। तो मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा का मान समान है, अर्थात गतिज ऊर्जा संरक्षित है। क्लियर बच्चों? यहाँ से एक चीज समझ में आई कि नहीं आई कि गतिज ऊर्जा का मान कैसा आ रहा है, संरक्षित आ रहा है। क्लियर? तो गतिज ऊर्जा का मान क्या आ गया, संरक्षित आ गया। अतः टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है। क्लियर? तो टक्कर पूछी थी कैसी टक्कर है, तो अपन ने बता दिया भैया कौन सी टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो भैया इसको, गैस के अणु की चाल जो टक्कर के पूर्व देख रही है 200 मीटर, वही टक्कर के पश्चात संवेग। अच्छा, इसमें एक थीटा करके भी आपको दे रखा था 30 डिग्री, लेकिन उसका कोई विशेष योगदान था नहीं, इसलिए मैंने नोट भी नहीं किया। अब अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। क्लियर? तो 15 क्या कह रहा है, इसको देखो भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक सेकंड में जूम कर दूं। ये आपको दे रखा है कि किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में ही भर देता है।
यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर के ऊपर हो तो पंप की दक्षता आपको 30% दे रखी हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग होगा। तो भैया एक बात बताओ, दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। अगर आपके पास में दक्षता दे रखी हो तो आप निवेशी शक्ति निकाल के निर्गत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हो, तो उससे पता लग जाएगा विद्युत ऊर्जा की कितनी खपत हुई। तो यहाँ पे अपन क्या चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दक्षता नीटा बराबर होती है बेटा निवेशी वो निर्गत शक्ति बटा शक्ति। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया नीटा बराबर पी नोट अपॉन पी आई हो गया। तो अगर मैं पी आई की बात करूँ तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बटा टी किया गया कार्य, और डब्ल्यू क्या होता है आपका एम जी एच अपॉन टी। एच अपन को दे रखा है, जी अपन को पता है, एम का मान निकाल लो। द्रव्यमान कितना होगा भाई? घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो आयतन आपको, घनत्व आपको दे रखा है, वाटर का आप जानते हो इतना होता है और इसका आयतन होता है 30। ठीक है, मीटर क्यूब आपको दे रखा है, तो ये टोटल हो गया kg, 30 × 10⁻³ kg। ये इसका क्या होगा? द्रव्यमान हो गया। तो निकाल लो भाई, यहाँ आपके पास एनर्जी आएगी तो 30 × 10⁻³ गुणा इसका मान, जी का मान हो गया 10, 40 मीटर की ऊंचाई। अब बात करते हैं समय टी की। टी दे रखा है मिनट, तो इसमें हो गई 15 × 60, तो बराबर हो गए 900 सेकेंड। तो डाल दो इसमें 900 सेकेंड। इसमें जैसे आप 900 सेकेंड डालोगे तो पी इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। तो कुल मिला के देखे तो ये जाएगा आपका 13.33 वोल्ट के अंदर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, बंदे ने दक्षता दे दी 30%। ठीक है, तब आप आ जाओ यहाँ पे, दक्षता दे दी 30। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा अगर मैं पी इनिशियल निकालूँ तो ये हो जाएगा पी नोट बटा, तो पी इनिशियल पी नोट, अब क्या चाहिए आपको? पी नोट चाहिए ना, निवेशी शक्ति चाहिए आपको। तो पी नोट की निर्गत शक्ति आपको आ गई, पी नोट आ गई है, सॉरी ये किसका मान आया था? पी नोट आया था कि कितना काम। अब अगर मैं तो इसका तो निवेशी शक्ति आ गई, तो पी की वैल्यू 13.3333 अपॉन टाउ या 3 × 100। तो पी इनिशियल की बात हो रही थी बेटा ये, तो पी इनिशियल का मान आ गया आपके पास 44.4 किलोवाट। क्लियर? देखो, निर्गत शक्ति क्या हुई? कार्य करने का कार्य कितना हुआ? 40 मीटर की ऊंचाई पर वो क्या कर रहा है? पंप उसको चढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। क्लियर? तो यही संचित कार्य, और कार्य करने की शक्ति हुई, तो कार्य करने की दर आपको पता है क्या कहलाती है? शक्ति। तो पी आउटपुट हो गया। इससे से अपन पी इनिशियल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को नीटा का मान गिवन है। क्लियर है ना? तो अच्छे अपन इस तक इस क्वेश्चन को करके फिनिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन लेंगे कल के लेक्चर अंदर। क्योंकि अपन क्वेश्चन की जो सीजन है वो बिल्कुल छोटे छोटे रखने वाले हैं, जिससे आप भी बोलियो और अच्छे से आप समझ पाओगे किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर यूज हो रहा है, कौन से प्रॉपर का यूज हो रहा है। थैंक यू।